Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने पढ़ा सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ जिसका नाम है, और एक्सरसाइज जो है वो भी इसी से रिलेटेड है। जितने टॉपिक्स हमने पीछे पढ़ लिए उनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। अब एक्सरसाइज में हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, MCQs हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ट्रू फॉल्स के अलावा बाकी हर चीज़ हमने डिस्कस करनी है। तो आज के लेक्चर में स्पेसिफिकली हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, क्योंकि ब्लैंक्स में से MCQs भी आ जाते हैं। चूँकि इस चैप्टर की जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से MCQs बनते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी आपको साथ साथ रिकॉल करवाने हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम ब्लैंक्स देखेंगे और इनमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताऊँगा, क्योंकि 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि चैप्टर में मौजूद नहीं थी लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं नंबर 1 पे है, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डैश। यानी जब हम इलीगल कॉपीज़ बनाते हैं कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर की। अब याद रखें कि कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है। कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपनी की इजाज़त के बगैर ना तो सेल किया जा सकता है, ना डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ना उसकी कॉपी बनाई जा सकती है, ना ही उसको यूज़ किया जा सकता है विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी। वो कॉपीराइटेड होता है, उसके पैसे पे करने पड़ते हैं, वो पेड सॉफ्टवेयर होता है, ये कंपनी की इजाज़त लेनी पड़ती है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं और कंपनी ने उसका कॉपीराइट लिया होता है, ठीक है। उसकी कोई भी कॉपी नहीं बनाई जा सकती, उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसकी डुप्लीकेट कॉपी नहीं की जा सकती कंपनी की इजाज़त के बगैर। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है, अगर उसकी इलीगल कॉपीज़ बनाई जाएं और मार्केट में सेल आउट किया जाए या किसी को दे दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए या अपना नाम लगाकर मार्केट में सेल किया जाए, तो इस अमल को हम कहते हैं पायरेसी। सो द आंसर इज पायरेसी। मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी। नेक्स्ट है, अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कैन डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस फ्रॉम कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश। एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर से वायरसेस को रिमूव करता है और वायरसेस को डिटेक्ट करता है। पहले तो डिटेक्ट करने से मुराद है कि वो पता लगा लेता है कि कंप्यूटर में वायरस मौजूद है। याद रखें, वायरस से बचने के लिए मार्केट में एंटीवायरसेस सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, एंटीवायरसेस प्रोग्राम्स अवेलेबल है, डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं और डिफरेंट एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं जो कि वायरस को डिटेक्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। तो हमारे पास एंटीवायरसेस का आंसर होगा, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर है, स्पेशल प्रोग्राम है जो कि वायरस को कंप्यूटर में डिटेक्ट कर लेता है और डिटेक्ट करने के बाद उसको कंप्यूटर से रिमूव कर देता है। और याद रखें, पहली बात तो ये है कि जब हमने एंटीवायरस किया होगा तो कोई भी वायरस कंप्यूटर में एंटर हो ही नहीं सकेगा। उसकी वजह यह है कि एंटीवायरस जो है वो वायरस को कंप्यूटर में आने से रोकता भी है। हमने वायरसेस के बहुत सारे नुकसानात पढ़े थे, वायरस किस तरह से हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है, किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो उसके बचने के लिए हमारे पास जो एक हल होता है, एक सोल्यूशन होता है वायरस से बचने के लिए, वो मेजर सोल्यूशन ये है कि हम एंटीवायरस करके रखें और उससे अपने कंप्यूटर को स्कैन भी करते रहें, वक्तन फ़वक्तन उसको अपडेट भी करें। तो ये हमने सेफ गार्ड अगेंस्ट वायरसेस वाला जो टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए, उसमें हमने पढ़ा था कि आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस प्रोग्राम करना चाहिए और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने की थी, मैकेफी एंटीवायरस वगैरह वगैरह। नंबर 3 है, सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड इज कॉल्ड डैश। वो सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है लेकिन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डैश। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट देती है लेकिन वो कुछ देर के लिए होता है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर जो है वो लाइसेंस मांगता है या वो एक आपसे की डिमांड करता है, उसके बगैर वो नहीं चलता, वो फिर अनइंस्टॉल हो जाता है और उसको यूज़ करने के लिए, उसका यूज़ कंटिन्यू करने के लिए आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ता है। कंपनी उसके लिए आपसे चार्ज कर सकती है और कंपनी से आपको उसका फिर लाइसेंस लेना पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? देखें, अगर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाए, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी कुछ देर के लिए भी नहीं देती, ठीक है, मतलब ट्रायल भी नहीं होता। तो वैसे तो मोस्टली सॉफ्टवेयर जो है वो ट्रायल पे मिल जाते हैं, कुछ देर के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर ही शेयरवेयर कहलाते हैं। अगर कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और कंपनी कहती है कि हमारा सॉफ्टवेयर परचेज़ करें और फिर यूज़ करें, तो शायद लोग उसको ज़्यादा ख़रीदें ना, क्योंकि लोगों को अभी चलाना भी नहीं आता, लोगों को अभी उसके बारे में सही नॉलेज भी नहीं है। लेकिन जब कंपनी कहेगी कि भाई आप इसका 7 डेज़ का फ्री ट्रायल ले लें या 1 मंथ का ट्रायल ले लें, आप इसको यूज़ करें, तो लोग जब उसे यूज़ करेंगे, उसके यूज़ टू हो जाएंगे और उनको पसंद आएगा, फिर अचानक से
जब वो की मांगेगा या लाइसेंस मांगेगा, अब जो बंदा उसको यूज़ कर रहा है, जो यूज़र है, वो उसको उसकी आदत हो चुकी है और वो सीख चुका है, वो कोशिश करेगा कि मैं इसको परचेज़ कर लूँ कंपनी से। इस वजह से कंपनीज़ जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ देर के लिए अपना सॉफ्टवेयर देती हैं ताकि लोग जो हैं वो इसको देख लें, इसको समझ लें, इसको सीख लें, और जब शौक पैदा हो जाएगा या लोगों को पसंद आएगा, इंटरेस्टेड होंगे, तो वो इसके लिए फिर इसको बाय करेंगे, परचेज़ करेंगे और इसका लाइसेंस ले लेंगे। और अगर वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है और अनइंस्टॉल हो जाता है खुद ब खुद। उसके अंदर कोड ही ऐसा होता है कि वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहाँ से एक्सपायर हो जाता है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है वो याद रखिएगा, वो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कि फ्री तो होता है बट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। Number 4, when the virus starts to impact on data, it is known as। जब भी डाटा के ऊपर वायरस इम्पैक्ट करता है यानी असर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा कि जब भी वायरस हमारे कंप्यूटर में आता है तो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ अटैच हो जाता है और उसके बाद वो अपना काम करना शुरू करता है। और वो काम क्या होता है कि वो हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाना शुरू करता है, हमारे डाटा को करप्ट करना शुरू करता है, हमारे डाटा को डिलीट करने की कोशिश करता है। तो इस अमल को कहेंगे वायरस अटैक। सो द राइट आंसर इज वायरस अटैक। व्हेन द वायरस स्टार्ट्स टू इम्पैक्ट ऑन डाटा, इट इज़ नोन एज वायरस अटैक। इसको हम वायरस अटैक कहेंगे। ठीक है, एक तो बायोलॉजिकल वायरस होता है जो कि बॉडी पे अटैक करता है, बॉडी के किसी पार्ट पे अटैक करता है, डिजीज़ हो जाती है, बंदे को बीमारी हो जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर का जो वायरस है वो जब इन्फेक्ट करता है कंप्यूटर को, तो हमारे डाटा को जब अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है, तो इसे कहेंगे कि ये वायरस का अटैक है हमारे डाटा के ऊपर। नंबर 5 है IR स्टैंड्स फॉर। अब आपको याद होगा कि ये IR हमने रजिस्टर पढ़ा था और ये हमारे पास IR जो है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, लेकिन यहाँ पर IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं है, यहाँ पर IR कुछ और है। अब चैप्टर में उसने इसका जिक्र तो किया नहीं हुआ कोई भी, लेकिन चूंकि अब उसने फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया है तो करना ज़रूरी है। IR स्टैंड्स फॉर इनपुट रिक्वेस्ट, इनपुट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो IR की फुल फॉर्म यहाँ पे इनपुट रिक्वेस्ट है। चैप्टर 5 के हवाले से आएगा तो उसने लिखा होगा IR रजिस्टर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि IR जब आए पेपर में तो हम फिर किस पे आंसर लगाएं, इनपुट रिक्वेस्ट की भी ऑप्शन हो, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की भी ऑप्शन हो, तो फिर क्या करें, क्योंकि ये तो हमने रजिस्टर पढ़ा था। तो उसके लिए याद रखिएगा कि जब IR आएगा ना तो रजिस्टर का जिक्र होगा। ठीक है, और इनपुट रिक्वेस्ट अगर रजिस्टर का जिक्र ना हुआ ना तो इनपुट रिक्वेस्ट और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से कोई एक ऑप्शन होगी, फिर आपको एक चूज़ करना होगा। ठीक है, तो जो MCQs बनाने वाला होता है उसने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा होता है और उसको पता होता है कि बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये बच्चों के लिए ठीक नहीं है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज़ है और बुक में मेंशन नहीं है, तो फिर वो उसी लिहाज से MCQ दिया करता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस ब्लैंक की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 पे, डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डाटा कंप्रेशन। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डाटा को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्रेशन का मतलब समझना ज़रूरी है। हमने ये कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था OSI मॉडल में, और उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो इंक्रिप्शन भी करती है, कंप्रेशन भी करती है, डाटा ट्रांसलेशन भी करती है, कोड कन्वर्जन भी करती है। तो याद रखिएगा कि हमारे कंप्यूटर में जो कंप्रेशन होती है हमारे डाटा के ऊपर, उसका मतलब ये होता है कि हमारा डाटा जो है वो कंप्रेस हो जाता है, उसका साइज़ थोड़ा सा माइनर सा रिड्यूस कर दिया जाता है। और अगर हमारे पास डिफरेंट फाइल्स हैं तो वो कंप्रेस करके हम एक फ़ाइल में लेकर आ सकते हैं और इजीली ऐसा डाटा हम किसी को भी ईमेल कर सकते हैं, किसी को भी सेंड कर सकते हैं इजीली, उसका कोई मसला नहीं होता। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हम फाइल किसी को सेंड करते हैं और उसका साइज़ लार्ज है तो वो फाइल सेंड नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको कंप्रेस करके सेंड करें तो वो इजीली किसी को भी सेंड कर दी जा सकती है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से हम अपने डाटा को कंप्रेस कर लेते हैं, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर डाटा कंप्रेशन इज़ कॉल्ड WinZip। WinZip एक सॉफ्टवेयर है और डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं WinZip सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, मतलब कंप्रेशन के सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाटा को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी करते हैं सिक्योरिटी के लिए। चूँकि हम चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, चैप्टर 6 से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हम अपने डाटा को इनक्रिप्ट भी करते हैं ताकि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो इसको ना देख सके, ना पढ़ सके। उसकी वजह ये है कि इसको इनक्रिप्ट इसलिए किया जाता है कि अगर थर्ड पार्टी यानी मैसेज जिसने सेंड किया और जिसने रिसीव किया,
इनके दरमियान में कोई थर्ड पार्टी अगर हमारे डाटा को एक्सेस कर भी लेती है, कोई हैकर एक्सेस कर लेता है, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन एक्सेस कर लेता है, तो उसको इसकी सेंस ही ना बने कि लिखा क्या हुआ, उसको समझ ही ना आए, इनक्रिप्ट हो जाए, उस डाटे को तोड़ दिया जाए, उस डाटे को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जो अनरीडेबल फॉर्म है, ठीक है। तो वो इंक्रिप्शन और चीज़ है। कंप्रेशन का मतलब ये है कि डाटा का साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देना ताकि वो ईजिली आगे कहीं पर भी किसी को भी सेंड किया जा सके। तो जब हम कोई डाटा किसी को सेंड करते हैं और उसका लार्ज साइज होता है, वो सेंड नहीं हो रहा होता है या देर लगा रहा होता है, तो अगर हम उसको कंप्रेस कर दें तो वो इजीली सेंड भी हो जाता है। उसके साइज़ का बहुत माइनर साइज डिफरेंस आता है, बहुत माइनर उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हमारी फाइल जो है वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर इजीली सेंड हो जाती है, यानी डेस्टिनेशन कंप्यूटर पे सेंड कर दी जाती है। इसमें हमारी इमेजेस भी आ सकती हैं, हमारी ऑडियो फाइल्स भी आ सकती हैं, वीडियो फाइल्स भी आ सकती हैं, हमारी एक्जी फाइल्स भी आ सकती हैं, किसी भी तरह की फाइल हो उसको इजीली कंप्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ WinZip सॉफ्टवेयर। सो द राइट आंसर इज WinZip। WinZip इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर डाटा कंप्रेशन। अब आपने देखा कि एक्सरसाइज में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि चैप्टर में नहीं थी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये एक्सरसाइज की चीज़ें करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि जब पेपर में आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम परेशान होंगे कि भाई ये क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स तो उसने लिखी थी ना, वो तो क्लियर है कि भाई मैंने तो बुक से चीज़ दिया आपको, आपने बुक पढ़ी क्यों नहीं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम इसकी ब्लैंक्स भी साथ करें। इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से MCQs आ जाते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि ये तो बुक में था ही नहीं, ठीक है, तो वो ब्लैंक्स में कहीं जाकर होता, इसलिए इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। उसके बाद आता है जनाब नंबर 7। नंबर 7 है द राइट टू यूज़ द सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो राइट जो हमें दिया जाता है, हमारा एक राइट है जिससे हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर, इस चीज़ को क्या कहते हैं, हमें राइट कब मिलता है कि हम सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी याद करें, रिकॉल करें ज़रा, अभी मैंने आपको शुरू में जो फर्स्ट ब्लैंक पढ़ाई थी, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कॉल्ड डैश, उसमें हमने पायरेसी जब मैंने आपको बताया था, तब मैंने आपको ये बताया था कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो कॉपीराइटेड होते हैं, जो सॉफ्टवेयर कॉपीराइटेड होते हैं, उनकी इलीगल कॉपीज़ नहीं बनाई जा सकती। वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास लाइसेंस होता है। इसी तरह से जब मैंने आपको शेयरवेयर के बारे में पढ़ाया था, थर्ड ब्लैंक, तब मैंने आपको बताया था कि लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद वो कहता है लाइसेंस दो। लाइसेंस क्यों? लाइसेंस क्यों? ताकि पता चले ये ऑथोराइज्ड है, ये कंपनी से इसने परचेज कर लिया सॉफ्टवेयर, कंपनी से बाय कर लिया, अब इसके पास राइट है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है। सो लाइसेंस जो है जब होगा किसी के पास, उसी शख्स के पास राइट होगा कि वो सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकेगा, ठीक है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जब ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका मतलब है ये ऑथोराइज्ड है, ये रोड्स पे कार्स या बाइक्स वगैरह ड्राइव कर सकता है, इसके पास लाइसेंस है, ये ऑथोराइज्ड है, इसके पास राइट है। तो इसी तरह से वो राइट जो कि हमें मिलता है सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर पे इज कॉल्ड लाइसेंस। तो द राइट आंसर इज लाइसेंस। नंबर 8, सॉफ्टवेयर इज अ डैश ऑफ पर्सन हु डेवलप्ड इट। सॉफ्टवेयर जो है वो किसी पर्सन की क्या है जो इसको डेवलप करता है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डेवलप्ड इट। याद रखिएगा, हमने कॉपीराइट लॉ में पढ़ा था कि जब भी कोई बंदा कोई चीज़ बनाता है जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, उसकी अपनी मलकियत है, जो उसने खुद बड़ी मेहनत से बनाई, इस चीज़ को उसकी प्रॉपर्टी कहते हैं। सो सॉफ्टवेयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डेवलप्ड इट। सॉफ्टवेयर जो है वो एक पर्सन की प्रॉपर्टी होती है, एक बंदे की कस्टडी होती है कि वो, क्योंकि उसने उसको खुद बनाया होता है। अगर उसने खुद नहीं उसको बनाया तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसको यूज़ तो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, बनाया किसी और ने, तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, मैं उस सॉफ्टवेयर का यूज़र हूँ, मेरी वो प्रॉपर्टी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसका यूज़र हूँ। सो द राइट आंसर इज प्रॉपर्टी। सॉफ्टवेयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन हु डेवलप्ड इट। सो दीज आर द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 की 8 ब्लैंक्स थी, तो इसलिए ब्लैंक्स पे हमारा टाइम गुजर गया। तो बाकी जो इंशाल्लाह इसमें MCQs और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो MCQs हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएं और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी लिखने का तरीका आपको आ जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चंस तो वैसे आते ही हैं, तो MCQs भी आते हैं। तो इसमें चूंकि लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज में, तो वो भी डिस्कस करने और किस तरह से आपने लॉन्ग को अटैम्प्ट करना है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा, हमने फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो कंप्लीट कर ली। बाकी जो हमारे पास MCQs हैं और आंसर क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।